You don't look so good, Mom. Nothing a big old kiss from you won't fix. Mommy's worth the magazine. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास के सबसे पहले केस के बारे में, जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, आत्माओं से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ वेलेस्कास केस की। ये बात है अर्ली 90s की, स्पेन में मैड्रिड में जन्म हुई एक टीनेजर की, जिसका नाम था एस्टेफेनिया गुटेरेस लाज़ारो। टीनेज एक लड़की जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ा करती थी, जैसे कोई भी स्पेन के जो टीनेजर्स हुआ करते थे। वहाँ पर इवैक्यूएशन का एक प्रोग्राम होता था। इवैक्यूएशन आपको नहीं पता तो एक ऐसी चीज़ होती है कि छुट्टियों में या वैसे भी स्कूल के दिनों में बच्चों को करियर गाइडेंस दिया जाता है या बताया जाता है कि आगे चलकर वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। वहाँ पर स्पिरिचुअल एक सेक्शन भी था, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी अपना करियर बना सकते हैं। एस्टेफेनिया ने वही स्ट्रीम सेलेक्ट की और उस फील्ड को जानने की कोशिश की, और वहाँ पर उसे हाथ लगा एक ओइजा बोर्ड। अगर आपको नहीं पता कि ओइजा बोर्ड क्या होता है, तो ये एक तरह की तख्ती होती है जिस पे कुछ ABCD 1 2 3 येस और नो ये लिखा होता है। यह एक जरिया होता है आत्माओं के साथ बात करने का, और ऐसे बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ये मानते हैं कि आत्माएं डायरेक्टली आपको आकर कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, ये सिर्फ आपको इशारे कर सकती है। कई आत्माओं के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो ह्यूमंस के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके, तो उसको एक जरिया चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा हो कि कोई अगर हॉन्टेड हाउस होता है तो वहाँ के दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, अजीब आवाज़ें, स्मेल आती है, लेकिन डायरेक्टली आकर कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उन आत्माओं के पास इतनी शक्ति नहीं होती, या वो इस द्वार के पार नहीं आ पाती जहाँ पर इंसानी दुनिया है। उन लोगों की दुनिया कुछ अलग होती है, लेकिन वो चीज़ों को हिला सकती हैं। और इसी से इसका आविष्कार हुआ कि ओइजा बोर्ड में एक इतना बड़ा सा मार्कर होता है जिसे आप इजीली मूव कर सकते हैं। किसी भी वर्ड के ऊपर ले जाइए, अगर आत्मा वो चीज़ बोलना चाहती है, यस नो या वर्ड, तो वहाँ पर आकर वो थोड़ा सा रुक जाता है या कुछ साइन दिखाता है। ये चीज़ एस्टेफेनिया के हाथ में लगी और वो आत्माओं से बात करने की कोशिश करने लगी अपनी 2 दोस्तों के साथ। लेकिन जब टीचर्स ने देखा कि बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो उन्हें भगवान के नज़दीक नहीं शैतान के नज़दीक ज़्यादा ले जा रही है, तो उस टीचर ने उस ओइजा बोर्ड को फाड़ दिया, तोड़ दिया। एस्टेफेनिया के दोस्तों का ये कहना था कि जब वो ओइजा बोर्ड फाड़ा गया तो उसके अंदर से कुछ धुआं, कुछ फ्यूम निकली, और वही फ्यूम एस्टेफेनिया ने इनहेल कर ली, और यहीं से शुरू होती है एस्टेफेनिया की कहानी। अगले ही दिन से एस्टेफेनिया को नींद आनी बंद हो गई। वो बेड पर जाकर लेटती थी, सारी रात बीत जाती थी, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी। उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी। एक ऐसा आदमी दिखने लगा जिसने बहुत बड़ा गाउन जैसा कुछ पहना हुआ है। उस आदमी का कोई फेस नहीं है, और वो आसानी से दीवार के इस पार उस पार आ जा रहा है। एस्टेफेनिया को सीजर्स अटैक्स भी आने लगे, अजीब तरीके के मिर्गे के दौरे भी आने लगे। एस्टेफेनिया ने बताया कि रोज़ एक आकृति, काली आकृति मेरे पास आती है जिसका कोई चेहरा नहीं है। दिखने में ये इंसान की आकृति लगती है और मुझसे आकर बोलती है कि मेरे साथ चलो। जब ये चीज़ एस्टेफेनिया ने अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले गए, ये सोचकर कि उसको कोई मानसिक परेशानी है। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर ये पता ही नहीं लगा पाया कि एस्टेफेनिया को हुआ क्या है। उसके अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, रात रात भर वो चिल्लाने लगी, और 1991 में जुलाई के आसपास एस्टेफेनिया के अटैक एकदम पीक पर पहुंचने लगे थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी, जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया हो। उसी रात एस्टेफेनिया ने अपनी छोटी बहन पर हमला कर दिया, और जब उसके पेरेंट्स आए तो दिखा कि एस्टेफेनिया की छोटी बहन नीचे गिरी हुई है और उसके मुंह में से झाग निकल रहे हैं।
अब ये किस तरीके का अटैक था, कैसे अटैक किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके ही कुछ वक्त के बाद एस्टेफेनिया को एक बहुत ही भयानक अटैक आया सीजर का। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो कोमा में गई, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु। ऑटोप्सी कराई गई और पता लगाया गया कि दरअसल उसकी मौत कैसे हुई, कोई पता लगा ही नहीं पाया। कोशिश की डॉक्टर्स ने, लेकिन उसमें सडन डेथ आया, यानी कि किस तरह से मृत्यु हुई है, किस कारण से मृत्यु हुई है, ये मेडिकल साइंस पता ही नहीं लगा पाया। मेडिकल साइंस बस ये कह रहा था कि अचानक एस्टेफेनिया अपने आप मर गई। ज़रा सोचिए, क्या इंसान अपने आप किसी वजह से, बिना किसी वजह से मर सकता है? ये सुनकर ही बहुत अटपटा लगता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स यही कहती थी। एस्टेफेनिया की मौत हो गई और ऐसे वक्त आगे बीता। कुछ दिनों बाद उस घर में बहुत अजीब चीज़ें होने लगी। एस्टेफेनिया की माँ को बहुत अजीब चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, और वो आवाज़ और किसी की नहीं, एस्टेफेनिया की ही थी, जो कि उसके कमरे से आ रही थी। दीवारों के आर पार एक बूढ़े आदमी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की भी आवाज़ें आने लगी। और मैं आपको बता दूं, उन लोगों के घर में कोई भी बूढ़ा आदमी रहता ही नहीं था। तो वो आवाज़ किसकी थी? मानो वो जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था, जैसे उसको कोई साथी मिल गया था। कहीं वो साथी एस्टेफेनिया की आत्मा तो नहीं थी? ये आदमी था कौन, और ये इतना खुश क्यों था, और ये आवाज़ें जहाँ से आ रही थी वहाँ कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? वक्त बीतता गया और दरवाज़ों के खुलने बंद होने की आवाज़ें, शीशे टूटने की आवाज़ें, अजीब अजीब से रोने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें होने लगी। ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव हो जाती थीं। कोई वस्तु कहीं पर रख कर छोड़ देते थे तो वहाँ मिलती नहीं थी। जैसे किचन की चीज़ें बाथरूम में मिलती थी, बाथरूम की चीज़ें कॉरिडोर पर मिलती थी, बालकनी की जो चीज़ें वो कहीं और मिलती थी। मानो कोई एक अदृश्य शक्ति चीज़ों को इधर से उधर कर रही थी। ये कौन सी शक्ति थी कोई नहीं जानता था, लेकिन ये ज़रूर एक काली शक्ति ही थी। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि पुलिस को कॉल किया जाए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। बारिश हो रही थी उस रात को, पुलिस को कॉल किया गया। इंस्पेक्टर नेग्री, जो कि हेड थे उस ग्रुप के पुलिस के, वो आए और देखा कि माँ, बेटी या परिवार जो भी है, छोटा सा परिवार है, वो बारिश में बाहर खड़ा है और रो रहा है, लेकिन घर के अंदर नहीं जा रहा है। इंस्पेक्टर घर के अंदर गया। इंस्पेक्टर को पहले बता दिया गया था कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इंस्पेक्टर इन चीज़ों को नहीं मानता था। उसने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि कोई चोर अंदर घुसा होगा या कोई और भी बुरा इंसान। तो वो अपनी गन्स, फ्लैश लाइट्स, इन सारी चीज़ों को लेकर घर में गया। जैसे ही वो घर में एंटर किया, उसने देखा कि दरवाजे वाकई में अपने आप खुल और बंद रहे थे। उसने ये चीज़ अपने रिपोर्ट में लिखी थी। बाथरूम के अंदर एंटर किया तो अचानक टेम्परेचर इतना गिर गया कि इंस्पेक्टर नेग्री ने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। अचानक किसी जगह का टेम्परेचर इतना गिर जाना बहुत ही वियर्ड था। बेडरूम से आवाज़ें आ रही थीं और जाकर देखा तो वहाँ पर एक ब्राउन कलर का लिक्विड, एक स्लाइम पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत अजीब दुर्गंध आ रही थी। वो स्लाइम क्या था, कहाँ से आ रहा था, कुछ नहीं पता। उनके घर में एक जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भी लगा हुआ था और साफ निशान दिख रहे थे कि किसी 3 उंगली के जानवर या 3 उंगली के किसी क्रिएचर ने उसको स्नैच किया हुआ है, उसे तोड़ दिया है। जीसस क्राइस्ट के प्लस को, क्रॉस को कोई क्यों तोड़ना चाहेगा, और किसी के हाथ के सिर्फ 3 उंगलियों के ही निशान क्यों आएंगे? सोचने वाली बात है। बालकनी से शीशा टूटने की आवाज़ें, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आईं। जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। इंस्पेक्टर नेग्री ये समझ गए थे कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। एक भूत, आत्मा और काली शक्ति का पुलिस क्या बिगाड़ सकती है? कोई हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारी चीज़ें इंस्पेक्टर नेग्री ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की और वो वहाँ से चले गए। और वो जो रिपोर्ट थी वो एक बहुत नायाब चीज़ बन गई उन लोगों के लिए जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कोई ऐसी पुलिस रिपोर्ट ही नहीं देखी थी जहाँ पर ऐसी चीज़ों का वर्णन हो। वक्त बीत गया, कुछ और वक्त बीत गया। एस्टेफेनिया की इकलौती तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई थी, अचानक उसने आग पकड़ ली। सोचने वाली बात यह है कि उस तस्वीर का सिर्फ वही भाग जला जिसमें एस्टेफेनिया का चेहरा या आकृति थी। वो बहुत बड़ी तस्वीर थी, लेकिन ना उसका बॉर्डर जला, ना कोई और हिस्सा। सिर्फ वही हिस्सा जला जिस पर एस्टेफेनिया की
आकृति बनी हुई थी, उसका चेहरा था। बहुत अनएक्सप्लेन्ड चीज़ है, मानो कोई शक्ति स्टेफेनिया का अस्तित्व इस दुनिया से हटा देना चाहती थी। क्या वो बूढ़े व्यक्ति की आत्मा तो नहीं थी? क्या वो शैतान था जिसकी बलि स्टेफेनिया चढ़ गई थी? कोई नहीं जानता। ऐसा माना जाता है कि शैतानों को कई बार आत्माओं की ज़रूरत पड़ती है, शैतान को आत्मा की ज़रूरत पड़ती है, और वो उन लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं आत्माओं को इस दुनिया में बुलाना और उनसे बात करना है, और ये वही लोग करते हैं जिनका संबंध काली शक्तियों से होता है। बुरी आत्माओं को बुलाते हैं वो। अच्छी आत्माएं नॉर्मली लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती और ना ही कर सकती। वो बस एक इच्छा जाहिर कर सकती हैं, लोगों की मदद कर सकती हैं सिर्फ वही आत्माएं जो बुरी हैं, जो जिनका संबंध काली शक्तियों से जुड़ा हुआ है। और ओइजा बोर्ड में आत्मा को बुलाने का मतलब काली शक्ति की पूजा करना ही होता है। शायद स्टेफेनिया एक बुरी आत्मा या शैतान के बलि चढ़ गई। स्टेफेनिया की फैमिली ने वो घर छोड़ दिया, नए लोग आ गए, नए लोगों ने खरीद लिया, और उस दिन के बाद से वहाँ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित हुई। जैसे वो घटनाएं ख़त्म हो गई, वो इंसान, वो व्यक्ति की आत्मा या शैतान स्टेफेनिया को अपने साथ ले गया। स्टेफेनिया की माँ की भी जांच हुई दिमाग की कि कहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नॉर्मल एंजाइटी, ट्रॉमा, ये सब डिटेक्ट किया गया, और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्यूरियोसिटी में ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जो हमें मौत तक ले जाती है। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो उसमें पढ़ना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो इस चीज़ों में पड़े हुए हैं या बहुत क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। ये कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह की चीज़ें आप खुद करें। ओइजा बोर्ड के साथ खिलवाड़ मैं भी कर चुका हूँ, और उसका अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ ये सच्ची घटना और ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।